तो वेव्स के बारे में जो बात की है वो हमने कहा है कि फिजिकल ऑप्टिक्स है। और फिजिकल ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि जो लाइट है उसको एज अ वेव हम स्टडी करेंगे, या उसकी प्रॉपर्टीज जो वेव नेचर के एतबार से होंगी उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो वेव नेचर के एतबार से जितनी भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं लाइट के साथ, उनमें जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है और जाकर टकराती है, तो टकराने के बाद किस तरह से वो इफेक्ट काज करती है, जो आम तौर पे हमें नजर आ रहे होते हैं। तो एक्चुअली वेव्स के हवाला से किस तरह से वो रिस्पॉन्ड या बिहेव करती है, तो हमने उसके सारे बिहेवियर, जिसमें रिफ्लेक्शन है, वेव्स की होती है, रिफ्रैक्शन है, एक जगह से दूसरी जगह लाइट का जाना, इल्यूमिनेशन काज करना, या जितने भी इफेक्ट्स हैं वो हमने डिस्क्राइब करने हैं बाय कंसिडरिंग द लाइट एज अ वेव। इससे पहले जो उसकी प्रॉपर्टीज लाइट की वो कंसिडर करते थे, वो रे ऑप्टिक्स उसको वैसे कहते हैं, वो असूल बनाए हुए थे रेज की फॉर्म में। यानी लाइट को हम वेव नहीं समझते थे, बल्कि कोई ऐसी चीज समझते थे जिस जो सिंगल स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है, और फिर उस सिंगल स्ट्रेट लाइन को रे कहा, और उस रे की मदद से बाकी सारी प्रॉपर्टीज, जिस तरह आपने देखा होगा कि जब उसको किसी लेंस में से गुजारा जाए तो लेंस की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि या वो गुजरने के बाद डाइवर्ज कर जाती है, यानी साइडों को फैल जाती है, या फिर वो गुजरने के बाद कन्वर्ज कर जाती है। तो डाइवर्ज करने के लिए आपको याद होगा जो लेंस आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। और हम कहते हैं कि यहाँ से पैरेलल आने वाली लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, इस तरह से अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टी थी लाइट की जिसको हम इन टर्म्स ऑफ रेज पढ़ते थे या अंडरस्टैंड करते थे। इसलिए आप आम तौर पे जब आप लाइट के बारे में बात स्टार्ट करते हैं तो लोअर क्लासेस में, जैसे 8 या 9 10 में, क्योंकि उस वक्त हमारा आइडिया वेव्स के हवाला से या वेव्स के साथ हम इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं होते कि हम वेव के आइडिया को अप्लाई करके ऑप्टिक्स यानी लाइट के फिनोमिना को समझ सकें। इसलिए वहां पे जो डिस्क्रिप्शन की जाती है उसमें रेज बनाई जाती हैं और उसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और इसी तरह से एक लेंस की ये वाली टाइप होती है जिसमें लाइट रेज पैरेलल आने वाली, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो गुजरने के बाद कन्वर्ज होके एक पॉइंट से गुजरती हैं, इस तरह से, जिसको आप फोकल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ज़हन में रखना है, ये हमें 10th चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब बच्चों, सारी इस डिस्कशन से ये वाजे हुआ कि वेव्स के एतबार से जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, जिसमें मैंने आपको ये एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर्टीज बता दी हैं, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, या आप आमतौर पे कन्वर्ज होना लाइट का या डायवर्जन होना सादा लैंग्वेज में आप उसको कह लेते हो। अब इन सब प्रॉपर्टीज को हमने इन टर्म्स ऑफ वेव नेचर, यानी जब हमने
लाइट को समझा हुआ है या उसकी डिस्क्रिप्शन रे की फॉर्म में करती, तो उसमें हमने समझा हुआ कि लाइट एक ऐसी ऐसी फिजिकल एंटिटी है कि वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और वो जो स्ट्रेट लाइन पाथ उसका है उसको हम रे कहते थे। और सारी की सारे फिनोमिनास इस लाइट को रेज में ट्रेवल करने या दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उस पाथ के अलोंग चलने, उस पाथ के अलोंग स्ट्रेट लाइन में चलना जो है उसको हम ये फर्मेट प्रिंसिपल था असल में, कि लाइट रेज जो हैं वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हैं तो वो उन दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती हैं। बहरहाल अब हमने इन तमाम फिनोमिनास को दोबारा से मतलब इन टर्म्स ऑफ वेव्स स्टडी करना है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ वेव में स्टडी करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, वो है वेव फ्रंट का। ठीक है। अब वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमें हेल्प करता है, आपकी किताब की डिस्क्रिप्शन जो है वो एनफ है, इसलिए अब इसी को लेकर के चलते हैं। बीच में जो कोई एक्स्ट्रा चीज बतानी होगी तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। वेव फ्रंट्स को समझने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इसलिए कंसिडर किया कि जो सोर्स की, जिस तरह मैंने आपको पॉइंट मैस का कॉन्सेप्ट बताया था, इसी तरह लाइट के पॉइंट सोर्स का कॉन्सेप्ट है। आम तौर पे लोग इसको इस तरह डिस्क्राइब कर लेते हैं, किताबों वाले भी लिख देते हैं कि जीरो डायमेंशन का सोर्स ऑफ लाइट। असल में होता ये है कि जिस वक्त एक्सटेंडेड सोर्स होता है जैसे बल्ब है, तो उसमें जो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है उसकी उसकी जो डायमेंशन है यानी साइज है, शेप है उस बॉडी की जो लाइट एमिट कर रही है, बसा औकात जो वेव फ्रंट जिसको अभी हमने समझना है, इनकी शेप जो है वो इनिशियली उस बॉडी की शेप के ऊपर भी डिपेंड करती होती है। तो इसलिए यहाँ पे उस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है उस उससे जान छुड़ाने के लिए हम ये करते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पॉइंट सोर्स जो है लाइट का वो यूज कर लेते हैं, जिसको कहते हैं कि ये मिनिमम डायमेंशन का है या ये डायमेंशन लेस है या इसकी डायमेंशन जीरो है, ताकि उस तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो हमें जो है वो बीच में शामिल ना करना पड़े, और हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो एज सिंपल एज पॉसिबल रहे, और हमें एक्चुअल जो फिजिकल फिनोमिना है उसकी भी समझ आ जाए। तो आइए बच्चों, पहली बात हमें समझ आ गई कि पॉइंट सोर्स क्यों यूज करते हैं और क्या होता है। वेव्स emitted फ्रॉम दिस सोर्स विल प्रोपेगेट आउट। तो ये जो वेव का सोर्स होगा वो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया लाइट को, वेव, रेज नहीं वेव। तो वो वेव जो हैं वो इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड सी मूव करेंगी, क्यों हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी होती है, उसका नाम हमने सी रखा हुआ है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टाइम टी दे विल रीच, वो जो वेव्स हैं वो कहाँ पे रीच करेंगी, दे विल रीच द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है। विद द सेंटर एज एस, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखें, ये सेंटर है, ये यानी जहाँ पे सोर्स पड़ा हुआ है
अच्छा, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी का मतलब है कि यहाँ से जब वेव चलेगी, मसलन फर्ज किया ये वेव सोर्स है ये, और यहाँ से लाइट या कोई भी चीज जिसकी स्पीड सी हो, वो स्पीड से चले, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका डिस्टेंस कवर कितना होगा टी टाइम में, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके एस इज इक्वल टू वी टी वाला हम बता देंगे कि वो यहाँ पर पहुंच गई होगी, और उसके सोर्स एस से वहां तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो सी टी इस तरह से बनेगा। अब वो किताब वाला हमें वेव फ्रंट समझाने के लिए ये बात उसने की है कि आप सी टी डिस्टेंस पर, ठीक है, सी टी डिस्टेंस पर सी टी रेडियस का एक स्फेयर बना लें, ठीक है, और ये उस स्फेयर का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है आप किताब में, उन स्फेयर्स का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ये देखें, अगर ये इस तरह से स्फेयर हो आपके पास, ये इस तरह से, ठीक है, और मैं अब उसको हाफ से कट कर दूं, तो जैसे बॉल होती है या बाउल होता है आधे कट किया हुआ, तो आपको और कुछ नहीं नजर आएगा, सिर्फ ये वाली बाउंड्री नजर आएगी सामने से, और ये फिर अंदर में बॉटम होगा, यानी पैदा होगा जिस तरह प्याला होता है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये सामने आपके वो जो वेव फ्रंट है उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, और लोअर पार्ट भी नहीं दिखाया हुआ, ना सिर्फ अपर पार्ट कट करके छोड़ा हुआ है बल्कि लोअर पार्ट भी कट करके छोड़ा हुआ है। जस्ट वो जहां से कट करेगा वो पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ शो किए गए हैं। तो ये तरीकेकार होता है थ्री डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट होता है उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू टू डायमेंशन में देखने का। तो बच्चों, मेरा ख्याल ये बात समझ आ गई होगी अब आपको। अब आपने इमेजिन कर लिया होगा कि ये एक स्फेयर है, और उस स्फेयर का रेडियस टी टाइम बाद सी टी के बराबर है। तो आफ्टर टी टाइम ये जो वेव्स यहां से निकली थी सोर्स एस से, आफ्टर टी टाइम ये जो वेव्स निकली थी सोर्स एस से, वो वेव्स कहां पर होंगी? वो सी टी स्फेयर की सरफेस तक कभी पहुंची होंगी, ठीक है, एंड और उसका जो रेडियस होगा वो एज सी टी, वो जो अभी बात समझाई वो वाली किताब ने की। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर विल बी set into vibration by the waves reaching there। अब चूंकि वेव एक डिस्टरबेंस है, इसलिए मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको चैप्टर नंबर 7 जब स्टार्ट करवाया था, तो उसमें आपको याद होगा हमारे 3-4 दिन जो हैं या 5 दिन मेरा ख्याल इस बात के ऊपर लग गए थे कि हम रोज ये बहस करते थे कि वेव्स क्या हैं। तो 7वें और 8वें चैप्टर में वेव्स पर्टिकुलरली, और 6-7वें चैप्टर में ऑसिलेशंस का सारा तस्करा किया था। तो आपको याद होगा कि वेव्स असल में डिस्टरबेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, और वो जब किसी मीडियम के थ्रू चलती है तो वो असल में डिस्टरबेंस होती है। जब हम कहते हैं कि फलां पॉइंट के ऊपर वेव पहुंच गई है, तो एक्चुअली उस पॉइंट के ऊपर वेव पहुंचने का मतलब ये है कि उस पॉइंट के ऊपर वेव के जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं या कोई और फिजिकल क्वांटिटी, ये मीडियम के पार्टिकल जरूरी नहीं है, वेव बाज दफा ट्रेवल करती है जब कोई और फिजिकल क्वांटिटी वहां पर वाइब्रेट कर रही हो, करेगी, वहां पे ऑसिलेट करेगी। तो चूंकि आसान होता है थोड़ा सा मटेरियल पार्टिकल की सूरत में बात करना, तो इसलिए मैं आमतौर पे मटेरियल पार्टिकल का तज़किरा कर लेता हूं बीच में। बहरहाल जो भी वहां पे कोई क्वांटिटी होगी
उसको वो वाइब्रेशन पे सेट करेगी। मीन वाइब्रेशन पे सेट करने का ये मतलब होगा कि जिस लम्हा आपने ऑब्जर्व किया, तो जब वो वेव उन पार्टिकल को वाइब्रेट करवा रही होगी, तो जिस लम्हा आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उस लम्हा वहां पे मौजूद पार्टिकल या फिजिकल कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी, पार्टिकल या कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, या कोई और फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप समझ लें, ये ज्यादा बेहतर है, इससे आपको लाइट वेव समझ आएंगी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वहां पे अपनी अपनी वाइब्रेशन, फिजिकल क्वांटिटी की वाइब्रेशन करने का मतलब क्या होगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू वैल्यू जो है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? उसकी वैल्यू पहले 0 होगी, फिर उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, फिर वापस कम होते होते 0 हो जाएगी, फिर वही वैल्यू उसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और फिर वो बढ़ते बढ़ते उसकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पहुंच जाएगी और फिर वापस 0 हो जाएगी। और ये जो वैल्यू हम स्टडी अभी तक कर रहे थे, यानी पिछले चैप्टर्स के अंदर, छठे और सातवें चैप्टर के अंदर, वाइब्रेटरी मोशन में भी और ऑसिलेटरी मोशन में भी, वो था डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम जिसका तस्करा कर रहे थे। लाइट की सूरत में उस डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने, ठीक है। लाइट वेव उस फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी किसने ले लेनी है? वो ले लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ने और मैग्नेटिक फील्ड ने। अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का नाम पता है, लेकिन वो हैं क्या इसका नहीं पता, इसलिए अब हम उसकी तफसील में नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि सिर्फ इस बात के ऊपर इक्तफा कर लेंगे कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, वो बिल्कुल एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह से सादा फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी थी, एक्सेलेरेशन था, मास था, चार्ज था, इस तरह से वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उस स्फीयर की सरफेस के ऊपर जो वाइब्रेशंस जो है वो सेट कर देगी। अब वो वाइब्रेशन कैसी होगी? क्या हम क्वेश्चन अब ये एड्रेस करने लगे यहाँ पे कि वाइब्रेशन करते हुई किसी भी ऑसिलेट करती हुई, अब वाइब्रेशन का जब तज़किर नाम लिया जाता है, तो आपके जहन में एक ऐसी चीज, ऐसी बात पैदा होगी जिससे आप ये समझेंगे कि शायद कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमने अभी तक वाइब्रेशन की जो डिस्क्रिप्शन की थी, उसमें हमने बाकायदा कोई पार्टिकल कंसिडर किया था, या फिर अब हमने एक स्प्रिंग मैस सिस्टम में मैस कंसिडर किया था, या सिंपल पेंडुलम में एक बॉब कंसिडर कर ली थी बच्चों। तो उस हमें फिर जब हम कहते हैं कोई चीज वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, तो उसके लिए हमारे जहन में फौरन ये आता है कि जिस तरह से एक मैस था, जिस तरह से मीडियम का एक पार्टिकल था, अब यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो इसलिए बच्चों वहां पे ऑसिलेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया था। वो ऑसिलेशन का लफ्ज एप्लीकेबल है हर उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो अपनी वैल्यू 0 से मैक्सिमम करती है और फिर वापस 0 लेती है और फिर वापस नेगेटिव, अपनी वैल्यू को नेगेटिव करती है, फिर अपनी वैल्यू को दोबारा से पॉजिटिव कर लेती है। तो ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस का लफ्ज उस फिजिकल क्वांटिटी को लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वो इक्वली वैलिड है
जिस तरह से वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्चुअली मैटर होता है, जो जिसका कोई ना कोई मैस होता है और वो वॉल्यूम घेरता है, उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वैसा ही वो बाकी सबके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों, इसलिए इस बात के ऊपर अब आपने अपना आइडिया, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा अपग्रेड कर लेना है। और वो अपग्रेडेशन किस तरह से करनी है? वो अपग्रेडेशन इस तरह से करनी है कि अभी तक वाई वेव्स की सूरत में जो ऑसिलेट करती हुई क्वांटिटीज थी, उनको या तो हम पार्टिकल मीडियम के समझते थे, या कोई स्प्रिंग मैस सिस्टम में कोई बॉडी होता था, एक्चुअल फिजिकल बॉडी होता था जो वाइब्रेट करता था। और जो फिजिकल क्वांटिटी उसके वाइब्रेट करने से ऑसिलेट करती थी, यानी कम या ज्यादा होती थी, उसकी ऑसिलेशंस वही थी जिस तरीके से वो पार्टिकल की पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन से वो पार्टिकल कर रहा था। अब यहाँ पर चूंकि उस तरह से कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपली एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो अब ऑसिलेशन या वाइब्रेशन का जो ताल्लुक है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की वाइब्रेशन के साथ जब मैं जोड़ूंगा या उसकी ऑसिलेशन कहूंगा, तो एक्चुअली वहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू की बात करूंगा। जैसे वहां पे स्टेट ऑफ मोशन में हम ये बताते थे कि पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन से अपने साइकिल की किस हालत में है, तो उसको फेज कहते थे बच्चों। तो अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था तो हम उसकी मोशन का जो फेज है उसको पाई/2 कहते थे। अब बिल्कुल ऐसे ही अब जो फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बात लेकर के चल लेता हूं, क्योंकि जो बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन जो है अब यहाँ पर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन से मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब 0 होगी तो साइकिल स्टार्ट होगा, तो हम कहेंगे इस वक्त इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फेज है वो 0 है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इस वक्त 0 है। और जब हमने ये बात कही कि किसी सफेयर, हाँ चलो इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फेज पाई, या इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज पाई है, सॉरी पाई/2 है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइट वेव के चलने में उस स्टेट में होगा कि जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो करके पॉजिटिव मैक्सिमम हो गई है। और फिर इसी तरीके से जब उसकी वैल्यू साइकिल के हाफ में 0 हो जाए, तो हम कहते हैं कि इस वक्त ये जो वेव है ये उसका फेज पाई है। और इसका मतलब ये होगा कि उस वो वेव उस वक्त जिस हालत में है, या लाइट वेव जहां पे पहुंची हुई है, वहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज पाई है, और वैल्यू उसकी 0 हुई हुई है। कब? अपनी 0 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव हासिल करने के बाद दोबारा 0 हुई हुई। अब फिर फेज, जब हम कहेंगे कि वेव का फेज जो है, या लाइट वेव का फेज जो है वो 3 पाई/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त स्पेस में जिस पॉइंट पर भी लाइट वेव है, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू, हाँ, माइनस मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम है। और जिस वक्त हम कहेंगे कि वेव ने, लाइट वेव जो है उसका फेज फला स्पेस में पॉइंट पर 2 पाई हो गया है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस रीजन ऑफ स्पेस में या उस स्पेस के उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पूरा साइकिल मुकम्मल करने के बाद 0 हो चुकी है, और उसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा उसके ऊपर वो अपनी वैल्यू दोबारा पॉजिटिव साइकिल में शुरू करेगा। तो इसलिए बच्चों अब आपको ये बात समझ आएगी कि एज द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जैसे उस स्फेयर ऑफ सरफेस की स्फेयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस सोर्स से एक जैसा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वेव, लाइट वेव जिस डायरेक्शन में भी चलेगी, जब हम कहेंगे कि वो फलां पॉइंट के ऊपर है, तो एक्चुअली हम ये बताएंगे कि उस पॉइंट के ऊपर उसका फेज क्या है। और उस पॉइंट के ऊपर उसका फेज बताने का मतलब बच्चों मैंने ही आपको ये समझाया है कि स्पेस में उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये बताया है। अगर मैंने कहा कि उस पॉइंट के ऊपर वेव का फेज π/2 है, तो आप ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू अटेन किए हुए है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करेगा, तो अगला पॉइंट आएगा स्पेस के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस लम्हा 0 होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं साथ चलते हुए एक और बात भी समझा दूं कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन आपको समझाई है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन होती है। लेकिन फर्क क्या है, जिस वक्त मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड असल में दो ऐसी चीजें हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव, अभी शुरू में चैप्टर के जो लोग सुन रहे थे लेक्चर, उसमें पहला जो इस चैप्टर का सेंटेंस था वो यही था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो असल में एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है। एनर्जी असल में क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। तो वो स्पेस में असल में जो चीज ट्रेवल कर रही है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और वो ट्रेवल किस तरह कर रहा है, वो ट्रेवल इस तरह कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होता है तो उस लम्हा उस रीजन ऑफ स्पेस में जहां पे मैंने कहा कि वेव का फेज 0 है, क्योंकि वेव को एक टाइम में हमने डिस्क्राइब करना है एक फील्ड से। या तो हम वेव को डिस्क्राइब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, या हम वेव को डिस्क्राइब करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाला से, और किताबें आमतौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाला से बात करती हैं। जिस वक्त आपको किताब वाला ये कहे कि इस पॉइंट के ऊपर जो लाइट वेव है उसका फेज 0 है, तो एक्चुअली वो कह रहा है कि स्पेस में इस पॉइंट के ऊपर इस लम्हा, स्पेस में इस पॉइंट के ऊपर इस लम्हा इस डिस्टेंस पर सोर्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 हुई पड़ी है। अगर वो कहे π/2 है तो मैक्सिमम होगी उस पॉइंट के ऊपर। और फिर अगर उसी पॉइंट के ऊपर वो कहे कि अब कुछ टाइम बाद क्या हो गई है, दोबारा 0 हो गई है, तो फेज क्या हो गया पाई। फिर कहेगा कि फेज इसी पॉइंट पर अगले लम्हा वेव का क्या हो गया 3π/2। तो इसका मतलब है कि उसी सिंगल पॉइंट के ऊपर, इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे और सिंगल पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे। अब जो बात हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसे पॉइंट्स
जो ct डिस्टेंस पर मौजूद हैं स्फेयर की सरफेस के ऊपर सोर्स से, तो उस सोर्स से उस ct डिस्टेंस के ऊपर स्पेस में जो पॉइंट्स हैं वो मिल करके स्फेयर ऑफ द सरफेस बना रहे हैं। तो हर एक पॉइंट जो स्फेयर ऑफ द सरफेस के ऊपर है, यहां पर उसकी बात की जा रही है। और अब किताब वाले ने कहा कि वहां पर मौजूद चूंकि हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब है कि वेव्स ने उस पॉइंट सोर्स से ट्रेवल करके जब वहां पर पहुंची हैं, तो वहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहुंचा है वो आप उसका उसकी जो ऑसिलेशन करने के दौरान स्टेट होगी, यानी जो वैल्यू होगी वो एक जैसी होगी। तो जब वैल्यू एक जैसी होगी तो वैल्यू का ताल्लुक पूरे साइकिल में मैंने आपको समझाया किसके साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के साथ एसोसिएट है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड वैल्यू को अब हम कहेंगे कि ये उसका फेज है। अब चूंकि ये इस स्फीयर के ऊपर तमाम पॉइंट्स जो हैं वो सेम फेज में होंगे, सेम वैल्यू के साथ होंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो सेम डिस्टेंस पर हैं सोर्स से। तो सेम डिस्टेंस पर हर डायरेक्शन में सोर्स से जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम फेज के साथ होंगे, यानी उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी होगी। मैं बारहा आपके साथ एक लफ्ज यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। किताब वाला ये बात कभी भी यूज नहीं करेगा। किताब वाला ये कहता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इस बात से फेमिलियर हैं, या उसके इंस्ट्रक्टर ने उनको ये बात पूरे तरीके से समझाई हुई है कि उन पॉइंट्स के ऊपर जो चीज भी ऑसिलेट करती है। इसलिए किताबों वाले आपको किताब लिखने के दौरान पहले चैप्टर नंबर 7 पढ़ाते हैं जिसमें ऑसिलेशन का तज़किरा है, फिर चैप्टर नंबर 8 पढ़ाते हैं जिसमें वेव्स का तज़किरा है, फिर वो चैप्टर नंबर 9 जो फिजिकल ऑप्टिक्स के साथ रिलेटेड है, यानी वेव्स की प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ वेव्स जो है, सॉरी लाइट की प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ वेव्स जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसलिए वो आपको इसका इस चैप्टर को का बारी उन्होंने ऐसे रखी हुई है। ये उसकी तरतीब जो है वो लॉजिकल जो इसकी ऑर्डर है चैप्टर्स का वो लॉजिकल है। तो इसलिए ये इस ऑर्डर से ही पढ़ने जरूरी होते हैं। तो अब बच्चों, तो उन तमाम पॉइंट्स का फेज सेम होगा, बस ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उस स्फीयर के ऊपर जो ct डिस्टेंस पर है उसमें फेज जो है वो सेम होगा। तो हर वो सरफेस जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स का फेज सेम हो, या जिन पॉइंट्स के ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी वाइब्रेट करती है उसकी वैल्यू सेम हो, उसको बच्चों वेव फ्रंट कहते हैं। आई होप कि आपको वेव फ्रंट का आइडिया कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इस वेव फ्रंट के आइडिया के साथ अब हम चलेंगे आगे। तो फिर वेव फ्रंट मतलब यहां पर ये जो स्फीयर है जो आपके सामने है, इस स्फीयर के ऊपर तमाम पार्टिकल्स का, तमाम पार्टिकल नहीं, आप तो समझ लें जो भी समझना है आप, जो फेज है वेव का वो सेम होगा बच्चों। अब हमें पता है कि रिपीट होती है क्वांटिटीज। तो रिपीट होने का मतलब ये हुआ